सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑल इन वन एग्जाम और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके चलते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 पद की जो वैकेंसी आई है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था हर्यक शिशुनाग वंश तक हम आपको कवर कर दिए थे। आज हम बताने वाले हैं आपको शुंग, कण्व, वाह्य आक्रमण, गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य, दक्षिण भारतीय राजवंश, सीमावर्ती राजवंश, प्राचीन कालीन सत्यार्थ कला और राजपूत राजवंश और प्राचीन कालीन विविध, ये आपको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के हर एक एग्जाम का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम आपको शुरू करते हैं आज। इससे पहले पिछले वाली वीडियो में हम आपको इससे पहले का कवर कर चुके हैं। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे कवर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन है। शुंग राज्य की स्थापना कौन थे? संस्थापक कौन थे? शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शुंग राज्य के संस्थापक आपका पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। देखिए, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करने के पश्चात 1885 ईसा पूर्व में एक नए राजवंश की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की एवं भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण कराया। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक आपका हो जाएगा पतंजलि। बिहार पुलिस कांस्टेबल 31/7/2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, योग दर्शन के प्रणेता जो है महर्षि पतंजलि है। इन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की निर्गण योग मार्ग मूलाधार है। वर्तमान में यूएनओ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। तो 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका वाह्य आक्रमण। हिंदू, यवन, शक, कुषाण के बारे में आज पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस शासनकाल से संबंधित थे? चरक जो थे ये किस शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बिहार पुलिस और दूसरा फॉरेस्ट गार्ड में। चलिए इसका बेसिक देख लेते हैं कि यजुर्वेद का महान विद्वान महर्षि चरक कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के शासनकाल में राजवैद था। इनकी रचित ग्रंथ था चरक संहिता, एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक संहिता जो है एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक ने आचार्य अग्निवेश तंत्र में कुछ अध्याय जोड़कर उसे ही नई रूप में चरक संहिता का नाम प्रस्तुत किया था। चलिए अगला देख लीजिए, 100 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में भारत पहुंचा था? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब कौन कौन सी संगति कब हुआ था इसके बारे में पूरी देख लेते हैं। बौद्ध सभ्यता, प्रथम बौद्ध संगीति जो थे ये 483 ईस्वी में राजगिरी में महाकश्यप अध्यक्ष थे और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में, ये हुआ था वैशाली में और इनके अध्यक्ष थे सावाकामी। शासन काल था उस समय कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति जो थे ये आपका 255 ईसा पूर्व में हुआ था और पाटलिपुत्र में इनका स्थान है और अध्यक्ष है मोगलीपुत्रस्ती और शासन है ये आपका अशोक का। चौथा है चतुर्थ बौद्ध संगीति, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था और इनके अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष और शासनकाल है कनिष्क का। चलिए नोट देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजन हुआ, एक हीनयान है, दूसरा महायान में, दोनों में विभाजित हो गया था। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन
डैश में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी है? तो कनिष्क की राजधानी हो जाएगा पुरुषपुर या पेशावर। इसे पुरुषपुर या पेशावर कहते हैं। कनिष्क कुषाण वंश के महान शासक था। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर, पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इस संगति में बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टिकाऊ लिखी जो विभाष शास्त्र कहलाती है। इतिहास में कनिष्क का नाम दो कारणों से प्रसिद्ध है। पहला है, इसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। आज भी यह भारत सरकार द्वारा आयोग में लाया जाता है। और दूसरा है, बौद्ध धर्म के मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका शक काल कब आरंभ हुआ था? शक काल जो है ये कब आरंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 78 ईस्वी में। अगला देख लीजिए। अगला है आपका गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। उसका क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फाहियान। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। देखिए, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। इसने बौद्ध ग्रंथों की प्रामाणिक प्रतियों का तलाश में भारत की यात्रा की थी। वेनसंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं सदी में भारत आया था। उसने बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया और उपमहाद्वीप के पूर्व तथा पश्चिम में लगे इलाकों की यात्रा की थी। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई थी? तो ये थी आपकी कायस्थ जो है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजपूत काल में कायस्थ नवीन जाति प्रमुखता में आई थी। इस जाति का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। इस जाति की उत्पत्ति गुप्त काल में बंगाल से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 107 नंबर है। प्राचीन चीनी यात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत आया था। प्राचीन चीनी यात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, प्राचीन राज अवंती की राजधानी थी। प्राचीन राज जो थी अवंती, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपकी उज्जैन में। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह राजा विक्रमादित्य के समय अवंती की राजधानी थी। महाकवि कालिदास उज्जैनी की प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इसलिए कालिदास ने उज्जैनी के अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 111। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोलीय शास्त्री कौन थे? तो ये थे आपके आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट प्राचीन काल के समय महान खगोल शास्त्री थे एवं गणितज्ञ थे। सर्वप्रथम इन्हीं ने पृथ्वी के आकार के बारे में बताया था। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ 10 गीतिका आर्यभट्टियम है। इसमें उनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम एवं गणित और खगोल विज्ञान का एक संग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो अश्वमेध यज्ञ जो है आपके समुद्रगुप्त जो है स्थापित किया था। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक था। उसके समय में गुप्त साम्राज्य के सबसे अधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त के सामरिक विजय का विवरण हरिसेन के प्रयाग प्रशिष्ट काव्य प्रयाग प्रशिष्ट में मिलता है। अपनी विजय के उपरांत
समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसकी परिचय उसके सिक्के और उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होता है। इसके सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रम और जैसे विशद उसके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्टता करता है। देखिए अगला देखिए, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो विक्रम संवत हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने आरंभ किया था। विक्रम संवत जो है शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने 57 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के एक अनुकरण पर चांदी के सिक्के का उत्कीर्ण कराए थे। पश्चिमी शक विजय ने फलस्वरूप अपने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसकी दिग्गज विजय का उल्लेख उदयगिरी गुहा लेख से प्राप्त है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, देखिए महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाले प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। उसने 319 ईस्वी में से 335 ईस्वी तक शासन किया था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का नींव डाली थी। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव कुमार गुप्त ने डाली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व सन में गुप्त साम्राज्य की पतन हुआ था? ये थे आपका हुर्ण आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। हुर्णों का आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, क्योंकि स्कंदगुप्त की उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुई थी और हुर्ण आक्रमणकारी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण देखिए निम्न है: प्रशासनिक कमजोरियां, प्रांत पत्तियों का विशेषाधिकार, आर्थिक कारण, उत्तरदायित्वता के निश्चय नियम का अभाव और समानतों का विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इसके शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। देखिए इनके समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडल निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इसमें महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह, कोशकार एवं शंकु वास्तुकार, बेताल भट्ट, घट कर्पण, वराह मिहिर जो खगोल विज्ञानी थे और वर रुचि जैसे विद्वान थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे ये प्राचीन भारत के गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी। आर्यभट्ट ग्रंथ की रचना की थी जिसने ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इनकी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। इन्हें ग्रंथ से राजा बुधगुप्त प्रभावित होकर उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बना दिया था। इसने शून्य का भी खोज आर्यभट्ट ने किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, शून्य का खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। तो हर्ष कहाँ पे की थी? तो ये हो जाएगा आपका थानेश्वर से कन्नौज की थी। पहले थानेश्वर था, बाद में कन्नौज कर लिया है। देखिए हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में उत्तरी भारत के अंतिम हिंदू सम्राट था। इसने आर्यावर्त पर शासन किया। शशांक को पराजित करने के पश्चात हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी परिवर्तित की है। इसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद 3 ग्रंथों नाटक की रचना की थी। हर्ष बौद्ध धर्म के महायान शाखा का संरक्षक था।
अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय में चीनी पर्यटक भारत आया था, वह कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ह्वेनसंग। ह्वेनसंग की तरह ह्वेनसंग भी चीनी बौद्ध भिक्षु था। 630 ईस्वी में वह भारत आया था एवं 643 ईस्वी तक रहा। ह्वेनसंग ने गंधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस, गया एवं कुशीनगर की यात्रा की, लेकिन भारत में उसका सबसे महत्वपूर्ण समय कन्नौज में बीता। तब वहाँ के शासक हर्षवर्धन था, उसने हर्षवर्धन को शिलादित्य, दानी राजा और वैश्य जाति के बताया था। ह्वेनसंग की प्रसिद्धि का कारण था शिवकी का ग्रंथ उनके लिए प्रसिद्धि का मेन कारण था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसंग के अनुसार उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त के कार्यकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी आपका कन्नौज। देखिए, हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। यह वर्धन पुष्यभूति वंश की शासक था। पहले हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में कन्नौज हो गई। इन्होंने उत्तर भारत में 606 ईस्वी में से 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन प्रयाग, इलाहाबाद में प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। इनके समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। चलिए अब है आपका दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में। दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में देख लेते हैं। देखिए, कन्नौज के राजराजेश्वर विश्व मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये है जगह आपका राजा राज प्रथम ने। देखिए, कन्नौज तंजावुर के राजा राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने 1004 ईसा पूर्व और 1009 ईसा पूर्व के दौरान कराया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। यह मंदिर वास्तुकला, शासन व ताम्र में शिल्पाकन, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्ण कला के बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर का उत्कृष्टता के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। अगला देखिए, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन थे? तो ये थे आपके राजेंद्र प्रथम। चोल साम्राज्य के शासन राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल वंश शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगैकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की, जिसे साम्राज्य की राजधानी बताया, तथा उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि भी धारण की। प्राचीन में प्रसिद्ध नगर था। यहाँ चोलकालीन एवं विश्वविद्यालय मंदिर का भी अवशेष मिले हैं। देखिए, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश के मुख्य योगदान था। तो ये थे आपके एक संगठित स्थानीय स्वशासन। चोल प्रशासन के मुख्य विशेषता एवं संगठित स्थानीय स्वशासन थी। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदत्त एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उडन कुटिम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं उसका नाम गंगकोंड चोलपुरम रखा था? तो ये हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की थी तथा कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं उनका नाम गंगकोंड चोलपुरम रखा। इन राजधानी के निकट चोल गगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। चोल साम्राज्य के सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक हो जाएगा आपका दंती दुर्ग। देखिए, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश था। इनका संस्थापक दंती वर्मन को माना जाता है। दंती दुर्ग में 753 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिमान को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। इसे मानखेत को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। देखिए, चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। पल्लव वंश की कांची और राष्ट्रकूट का था मानखेत और वर्धन वंश का था कन्नौज। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका सीमावर्ती राजवंश।
सीमावर्ती राजवंश के बारे में देखिए। कारकोट राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से किस को इतिहास से था? कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। कारकोट राजवंश कश्मीर के एक राजवंश था जिसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। इस वंश को सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तापिंड था। इस वंश में ने कश्मीर पर 598 ईसा पूर्व में से 885 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन कालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ये थे आपके राष्ट्रकूट। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र राज्य के एक मुंबई शहर में पौराणिक देवताओं के उत्पन्न भव्य मंदिर के लिए विख्यात है। इन मंदिरों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। वर्ष 1987 में एलिफेंटा की गुफा के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका औरंगाबाद में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिम घाट में राक कट गुफाएं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। अजंता की गुफाओं में 30 बौद्ध गुफाएं हैं जबकि एलोरा में 34 गुफाएं का समूह है जिसमें 17 हिंदू और 12 बौद्ध एवं 5 जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गंधार कला मिश्रण थी। गंधार कला जो है ये मिश्रण थी आपका मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। गंधार कला जो है मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण है। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर देशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गंधार कला शैली कहा जाता है। यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्ताव मूर्ति कला शैली है। तक्षशिला, कपिसा, पुष्कलावती एवं वामियान आदि से प्रमुख केंद्र है। चलिए अब राजपूत राजवंश के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज जो है ये आपका परमार वंश से संबंधित है। देखिए, राजा भोज परमार वंशीय एक प्रतापी शासक थे। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र राज अथवा कृष्ण राज था। प्रारंभ में इस वंश की राजधानी उज्जैन थी पर कालांतर में राजधानी धार में स्थापित कर दी गई है। परमार वंश की 8वां राजा वाकपति मुंज और वाकपति मुंज के भतीजा भोज लगभग 1018 ईस्वी से 1060 ईस्वी सबसे प्रतापी राजा थे। चलिए अगला है आपका प्राचीन कालीन विविध के कुछ क्वेश्चन है। देखिए, ड्रेकॉन की कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रीस यूनानी की सभ्यता से संबंधित है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस के एथेंस शहर के सबसे पहले विधायक ड्रेवो ने एक कानून बनाया जिसे ड्रेकॉन की कानून के नाम से भी जाना जाता है। ड्रेकॉन की कानून ग्रीस यूनान सभ्यता से संबंधित था। इनका कानून केवल एक अदालत द्वारा लागू किया गया था। यह कानून एथेंस पर शासन करने वाले मौखिक कानून और रक्त विवाद की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। तो क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है मेसोपोटामिया लेखन से। देखिए, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध मेसोपोटामिया संबंध से है। इस सभ्यता के प्रयोग की जाने वाली लिपि का नाम है क्यूनिफॉर्म था। इस सभ्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यता भी माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में। मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे काफ़ी ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे।